अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज का सबसे अहम सेशन, और इसको हम इस सेशन में भी करेंगे और फिर थोड़ा बहुत अगर कुछ बच जाएगा तो अगले सेशन में डाल देंगे। उसके साथ फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ आएंगे। अगर बाकी सारी चीज़ें सिलेबस फलाना फलाना साइड पे भी रख देना तो मैं मानता हूँ कॉस्ट में 4 मेन टॉपिक्स हैं। अगर मैं इग्नोर कर दूं क्या कि अपने छोटे एरिया की वेटेज अचानक से बढ़ा दी या क्या किया, अगर कोई भी एट एनी गिवन टाइम पूछे तो मैं कहूँ टेक्निकली 4 टॉपिक्स हैं: डिसीजन मेकिंग, ब्रेक इवन, प्रोसेस और वेरिएंस। बाकी सब इनके सपोर्ट टॉपिक्स हैं। मटेरियल की क्या कैलकुलेशन होगी, लेबर के ऊपर क्या काम करेंगे, ओवरहेड्स पे क्या करेंगे, उनको प्रेजेंट किस तरह से करना है। अभी नई स्कीम नए सिलेबस की वजह से कुछ गरीब टॉपिक्स को फ़ायदा हो गया, जैसे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज़्यादा सामने आ गया। वो बेचारा पहले बड़ा गुमनाम सा होता था। लेबर बिल्कुल ही नहीं पूछता था कोई, वो भी थोड़ा सा बेहतर हो गया। ओवरहेड पहले भी रीज़नेबल उनकी वो तवज्जो होती थी, अभी भी है। तो डिसीजन मेकिंग इज़ द कोर। नॉर्मली अगर ये पेपर खाली कॉस्ट अकाउंटिंग होता तो फिर हम ये बात ना करते। इसका नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो डिसीजन मेकिंग इज़ द मेन थिंग जो कि इस पेपर में हमें समझनी होगी। डिसीजन मेकिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फिक्स ओवरहेड्स के मसले नहीं है। जो सबसे बड़ी मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है वो यही है कि इसमें फ़िक्स ओवरहेड के मसलों मसाइल नहीं है। डिसीजन मेकिंग बेसिकली है क्या? डिसीजन मेकिंग, इसको कोर समझना है। डिसीजन मेकिंग इज़ कि आप एक पॉइंट पे खड़े हैं, आपके पास कुछ डाटा है, उस डाटा की मदद से आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ। प्रॉब्लम ये होता है कि जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का सिस्टम है ना, वो हमारे बहुत सारे डिसीजंस की राह में रुकावट बन जाता है। मैंने कहा एक बिल्डिंग है, उसका किराया दिया जा रहा है। एक बिल्डिंग है जहाँ पे एसी पंखे चल रहे हैं, और इनको किसी ने कहा मुझे 10 कुर्सियाँ बना दो। याद है, हमने एग्जांपल देखी थी। और इन्होंने देखा कि 10 कुर्सियाँ बनाने की कॉस्ट हमारी है फ़र्ज़ करें 100 रुपया, और वो बंदा कह रहा है मैं आपको 130 रुपये दूँगा। तो गेम समझ आ रही है कि कुर्सी पे जितनी लकड़ी लग रही है, लेबर लग रही है, जो डायरेक्ट खर्चे लग रहे हैं कुर्सी पे, वो 100 रुपये के हैं और कुर्सी 130 रुपये की है। अचानक से कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला अकाउंटेंट बीच में छलांग मारता है, कहता लगता है आपने पर यूनिट ये नहीं देखा कि ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं। उस जगह जी पर लेबर आर हमारा मानना है कि इतने ओवरहेड होते हैं, और इस पर जितना लेबर काम कर रहा है अगर मैं ओवरहेड को स्प्रेड करूँ तो 40 रुपये के ओवरहेड्स हैं। इस बिल्डिंग का किराया और बिजली और गैस और ये सारा कुछ डाल के आपकी कुर्सी 140 रुपये की कॉस्ट कर रही है। आप कैसे बेच सकते हो 130 की? हम मायूस हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे और गलत फैसला कर बैठेंगे। हमें एक दफ़ा ज़रा रुक के सोचना चाहिए कि 1 मिनट, अगर ये कुर्सियाँ यहाँ ना होती तो क्या रेंट हम नहीं दे रहे थे? दे रहे थे। क्या बिजली नहीं दे रहे थे? दे रहे थे। हाँ, ये कुर्सियाँ यहाँ रखी, एक मुलाजिम अलग से रखा जो उसको साफ़ करके जाता है, वो शायद मेरे लिए रेलेवेंट है। शायद वो खर्चा मैं अपने ज़िम्मे लूँ कि हाँ भाई ये मेरी इन कुर्सियों के प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। तो अब अगर एक डिसीजन लेना है तो आपने देखना ये है कि आपका वो डिसीजन लेने की वजह से अलग से आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है। हर वो खर्चा जो आपको एक डिसीजन लेने की वजह से इजाफी पड़ रहा है, आई रिपीट इजाफी पड़ रहा है, वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है। डिसीजन, जिस तरह से वेरिएंस एनालिसिस के पीछे एक चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसी तरह से डिसीजन मेकिंग के पीछे एक चैप्टर होता है रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट एक फिनोमेना है जो बात करता है कि हमने जितनी भी कॉस्ट हैं उनमें से किसको रेलेवेंट काउंट करना है, किसको नहीं काउंट करना। तो ऐसा नहीं होगा कि सवाल में डाटा देगा मटेरियल इतने का खरीदा था, लेबर इतने की है, ओवरहेड इतने का, और हम उठा के एज इट इज़ लिख दें। हम उस सब की रेलेवेंट कॉस्ट देखेंगे। तो यहाँ एक नया फिनोमेना हमारा ऐड हो जाता है विच इज़ रेलेवेंट कॉस्ट, और हम हर चीज़ को काउंट नहीं कर रहे होते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? अगर हम किताब की ज़बान में बात करें तो रेलेवेंट कॉस्ट कोई भी एक्स्ट्रा या इंक्रीमेंटल या एडिशनल या डायरेक्टली लिंक कॉस्ट है। ये कैश है, कैश में लगी है, नॉन कैश नहीं है। ये फ्यूचर की कॉस्ट है, पास्ट की कॉस्ट नहीं है कि वो काम हो गया था, वो नहीं। हम इन कुर्सियों की वजह से ये काम करना पड़ेगा। वेरिएबल काउंट होगी, नॉर्मली फिक्स जो है उसमें काउंट नहीं होगी। एलोकेशन नहीं काउंट होगी, कितने एब्जॉर्ब हो गए, इतने एलोकेटेड थे, एक्चुअल काउंट होगी। इनडायरेक्ट नहीं काउंट होगी, डायरेक्ट काउंट होगी। इसका मतलब है चंद वर्ड्स को हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। कुछ चीज़ें रेलेवेंट है, कुछ चीज़ें रेलेवेंट नहीं है। पेपर में कहीं पे भी आप फंस जाएं और आपको रट्टा याद ना आ रहा हो कि उस टेबल में क्या लिखा था, फलाना जगह क्या लिखा था, आपने
सिर्फ अपने आप से ये पूछना है कि क्या ये जो कॉस्ट दी हुई है ये इसी प्रोजेक्ट की वजह से लग रही है। हर वो कॉस्ट जो इस डिसीजन की वजह से आपको अलग से पड़ रही है वो रेलेवेंट कॉस्ट है। हर वो कॉस्ट जो इस डिसीजन की वजह से, ये कुर्सियां मैंने यहाँ ला के रखी, इसकी वजह से मेरा किराया नहीं बढ़ा, मेरे बिजली नहीं लगी, हाँ वो सुपरवाइज़र जो आके उसको साफ करके जा रहा है वो खर्चा मेरा इस प्रोजेक्ट की वजह से लगा है, वो मटेरियल जो इस पे लगेगा उस प्रोजेक्ट की वजह से, वो लेबर जो इस पे आके काम करेंगे और इस पे काम करने के इजाफी अलग से पैसे लेंगे, वो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट है। क्या बात समझ आई इसमें? हाँ मुझे भूल गया था अपनी टीम को आइडिया देना। ये हमारी लैंडस्केप पे है तो मुझे काफ़ी छोटा करके राइट पे ऊपर टॉप पे सजा दें, ठीक है। ये मैंने इसको चौड़ी स्क्रीन पे रखा हुआ है ताकि मैं टॉपिक को ज़रा सही से लेके चल सकूं। तो मुझे जितना छोटा कर सकते हैं छोटा करके किनारे पे फेंक दें। लें जी, तो हर वो कॉस्ट जो डिसीजन की वजह से आपको अलग से पड़ रही है, सम टाइम क्या होता है वो काम करने की वजह से आपको कोई फ़ायदा भी हो जाता है, वो प्रोजेक्ट की तरफ जाने की वजह से एक कॉस्ट जो बिला वजह लग रही थी वो आपकी बच जाती है। तो अगर कोई कॉस्ट आपकी बच रही हो तो वो रेलेवेंट कॉस्ट के बजाय रेलेवेंट सेविंग क्या लाना शुरू हो जाती है और वो माइनस में हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो बस अब फ्रेमवर्क जहन में रखना है, जैसे ब्रेक इवन में साथ दिया, डिसीजन मेकिंग में साथ दें, प्रिज्यूम टू बी बिगर टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और प्रिज्यूम क्या है भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट आसान है, इंतहाई आसान है, बहुत मज़ेदार है, सिर्फ लॉजिक पे खेलना है, कोई रट्टा नहीं मारना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि जो जो कॉस्ट दी जा रही है क्या वो वाकई ही इस प्रोजेक्ट की वजह से अलग से पड़ रही है। यानी अगर मैं थोड़ा सा कुछ रेलेवेंट कॉस्टें जिनको हमने हमेशा ऐड करना है और कुछ इरेलेवेंट कॉस्टें जिनको हमने नॉर्मली इग्नोर करना है उन पर थोड़ा सा तबसरा करके आगे चलना चाहूँगा। रेलेवेंट, इंक्रीमेंटल, हर इंक्रीमेंटल कॉस्ट, हर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कि मैं 4 कुर्सियाँ बना रहा हूँ उतनी लकड़ी लग रही है, 20 कुर्सियाँ बना रहा हूँ उतनी लकड़ी लग रही है, इंक्रीमेंटल लग रहा है। इंक्रीमेंटल हमेशा रेलेवेंट होगा। डिफरेंशियल रेलेवेंट होगा, मुझे कोई आके कहे सर अगर हम ये कुर्सियाँ ना बना रहे होते और हम फलाना काम कर रहे होते तो हमारा इतना खर्चा लग रहा होता, या आपकी कुर्सियों के चक्कर में इतना हमें खर्चा देना पड़ रहा है इजाफी, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल कॉस्ट जब भी होगी जो इस प्रोजेक्ट की वजह से होगी वो भी होगी। एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट ओनली फॉर दिस, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं। उसने कहा जी सर आपने जब से ये कुर्सियों का प्रोजेक्ट लिया है ना हमें गोदाम अलग से किराए पे लेना पड़ गया है, अभी जो अलग से किराए पे लिया है ये मेरे इस प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। लेकिन वो कहीं हमारे गोदाम का खर्चा इतना है तो मैं कहूँगा भाई खर्चा तो पहले भी इतना था, मेरी इन कुर्सियों ने तो नहीं खर्चा किया है ये। तो जब आप चीज़ों को यूँ सोचना शुरू कर देते हैं ना कि आप रेलेवेंट कॉस्टों को देखें और इरेलेवेंट कॉस्टों को इग्नोर कर दें, आप डिसीजन ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप खामखा फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब करा के अपने सारे डिसीजंस को मुश्किल में डाल देते हैं। याद करें वो पीपीई की क्लास, अगर वो क्लास हमने कॉलेज में नहीं भी करनी तो हमें किराया तो पड़ रहा है बिल्डिंग का। लेकिन क्या होता है जब हम पूरी बिल्डिंग के किराए को 6-8 कमरों में डिवाइड करते हैं, फिर उस कमरे के आर्स पे उसको डिवाइड करते हैं, तो पता लगता है कि उस कमरे में कोई भी क्लास हो, हमारा किराया और ओवरहेड मिला के 3 महीने में वो कमरा हमारे 2.5 लाख रुपए खा जाएगा। और पीपी गरीब में बच्चे ही 30 आते हैं और वो भी पूरे हमेशा नहीं होंगे, अब नॉर्मल से वो बन रहे होते हैं। तो 25 बच्चे अगर उसमें आए हैं और मैंने 2.5 लाख का खर्चा उसे चार्ज किया हुआ है तो एक बच्चे पे खर्चा कितना चार्ज हुआ हुआ है? 10,000। अब अगर मैंने टीचर को भी पैसे दे दिए तो पीपी तो लॉस में जाएगा, प्रेजेंटेशन का कोर्स, और फिर मैं वो नहीं शुरू करूँगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल तो मुझे बता रहे हैं कि पागल हो गए हो, डूब जाओगे, लॉस में चले जाओगे। फिर मैं सोचूं कि ठीक है भाई बिजली इजाफी लगेगी लेकिन किराया तो इजाफी नहीं लगेगा। हाँ ये देखना होगा कि अगर उस कमरे में मैं कुछ और शुरू करके उससे बहुत ज़्यादा कमा सकता था तो फिर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बातें होंगी, वो अभी हम इधर बात करते हैं। एडिशनल फिक्स कॉस्ट जो सिर्फ उस डिसीजन की वजह से लग रही है वो, और सम टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जहाँ लिमिटेशन होती है रिसोर्सेज की। जैसे मैंने कहा उस कमरे में अगर पीपीई नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा जी, फलाना सब्जेक्ट हो सकता था। अच्छा फलाना सब्जेक्ट से हमें कितनी बचत आ सकती थी? अगर पीपी से उतनी बचत नहीं आ रही तो फिर बेहतर है कि पीपी ना करें, हम वो वाला काम करें। लेकिन पीपी देना ज़रूरी है जी, रिक्वायरमेंट है फ़र्ज़ करें आईकेप की, तो फिर अब मैं जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगो हुई है मैं उसको काउंट करूँगा कि हाँ भाई इस पीपी ने मेरा वो नुकसान करा दिया। पता नहीं आप समझ रहे हैं नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ ये काम करने की वजह से मैं क्या नहीं कर पाया, इस काम पे अपनी लेबर को लगाने से लेबर क्या नहीं कर पाई।
मैं जो है वो सीए फाइनल पढ़ा रहा हूँ और अचानक से कॉलेज वाले कहें जी आपने केएफ का एक बैच देना है शाम के वक्त। मैं कहा भाई शाम में तो सीए फाइनल चल रहा है। तो वो कहेंगे अच्छा चलें देख लेते हैं कि उसका कितना खर्चा है। तो मुझे सीए फाइनल से निकाल के केएफ में डालने की एक कॉस्ट तो ये है कि मेरा खर्चा वो, दूसरा ये कि वो जो फाइनल के अंदर जो बेनिफिट जनरेट हो रहा था वो बेनिफिट हाथ से चला जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपने क्या बेनिफिट फॉरगो किया इस डिसीजन की वजह से। देन कुछ चीज़ें इनरेलेवेंट है, संक कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट। आप जो है वो सोच रहे हैं कि एक फलाना प्रोजेक्ट हमें मिल जाए, प्रोजेक्ट ऐसा है कि आपको 3 करोड़ का फ़ायदा हो सकता है। आपने क्या किया, 5 लाख की फिजिबिलिटी बनवाई, एक प्रेजेंटेशन दी, फलाना फलाना को 8-10 लाख रुपए उस पर खर्चा कर दिया और बड़े एक्साइटेड बैठे हैं अल्लाह करे हमें प्रोजेक्ट मिल जाए। अच्छा, जब प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग करने लगे तो आपने कहा जरा मैं सारी खर्चे लगा लूँ रेलिवेंट, आपने उठा के वो जो फिजिबिलिटी हो वो सारी कराई थी वो भी बीच में डाल दी। फ़र्ज़ करें आपको प्रोजेक्ट ना मिले, क्या वो जो फिजिबिलिटी के पैसे वापस आपको मिल जाएंगे? वो लग गए, वो डूब गए, संक, डूब गए। जो डूब गई कॉस्ट वो इररिलेवेंट है। अब मैं उस डूबे हुए पैसों के चक्कर में उस 5 लाख की फिजिबिलिटी के पैसे बचाने के चक्कर में लॉस कर लूँ इस प्रोजेक्ट में। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में नहीं समझते। सर मुझे आवाज़ारी हो रही है, मेरे से सीए नहीं हो रहा, बहुत टेंशन है। मैंने कहा छोड़ दो, इतनी अगर परेशान हो, अजियत में हो, देखो ज़िंदगी में और क्या क्या कुछ है। सर कैसे छोड़ दूँ, 2 साल लग चुके हैं इस पर, 2 साल इस पर लग चुके हैं। मैं कहा तो फिर पूछ क्यों रहे हो कि छोड़ूं या नहीं? पूछने आए हो तो इसका मतलब है कि अगर मैं कह दूं कि छोड़ दो या मैं कहूं चलते रहो, तो वो 2 साल तुम्हारी ज़िंदगी में क्या ऐड कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। 2 साल गुजर गए, पेपर पास नहीं हुए, अब डिसीजन लेना है कि मैं सीए छोड़ूं या सीए चलाता रहूं। तो ये सोचें कि 2 साल चूंकि लग चुके हैं तो सीए करता रहूं, तो ये डिसीजन यहीं से पैथेटिक हो जाता है, क्योंकि आप संक कॉस्ट को उठा के सोचना शुरू कर देते हैं। जो गुजर गया वो गुजर गया, वो अनडूएबल है, कुछ नहीं कर सकते उसका। हमेशा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देखें। अच्छा आज मैं खड़ा हूँ, मेरे पास बैचलर्स की ऑप्शन है, मेरे पास एक हुनर की ऑप्शन है, मेरे पास फलाना ऑप्शन है, मेरे पास मुल्क से बाहर जाने की ऑप्शन है, मैं बाहर जाके हल्का फुल्का कोई हल्की फुल्की क्वालिफिकेशन कर सकता हूँ, नौकरी कर सकता हूँ, मैं घर वालों को संभाल सकता हूँ। ये सारी सोच ख़राब हो जाएगी जब सोचूंगा कि सीए में 2 साल लग चुके हैं। वो 2 साल लग नहीं चुके, वो ख़त्म हो गए। मैं पिछला ही जुमला रिपीट नहीं करना चाह रहा था। तो वो ख़त्म हो चुके हुए, अब उनका कोई फ़ायदा नहीं उसको देखने का। तो जब तक संक कॉस्ट को देखते रहेंगे ना, तब तक गलत डिसीजन होता रहेगा। आज बैठ के देखना है कि मैं ज़ीरो पे खड़ा हुआ हूँ, पता नहीं मैंने क्या किया पिछले 2 साल। आज सोचना है कि मुझे सीए जैसी चीज़ को कंटिन्यू करना है, या मुझे एसीसीए में जाना है, या मुझे आईसीएमए में जाना है, या मुझे नौकरी शुरू कर देनी है, या मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर देनी है, या मैं बैचलर्स कर लूँ, या मैं ये काम कर लूँ या वो काम कर लूँ। संक कॉस्ट हमेशा इररिलेवेंट होगी। जब आप माजी को हमेशा सोचेंगे ना अपने मुस्तकबिल के फैसलों में, तो माजी आपके मुस्तकबिल को खा जाएगा। बहुत सारे लोग अपने माजी की वजह से अपना मुस्तकबिल ख़राब करते हैं और हाल तो तबाह हुआ हुआ ही होता है। तो इसलिए पास्ट इज़ पास्ट, संक कॉस्ट इररिलेवेंट है। अगर एक प्रोजेक्ट पे आपने कुछ खर्चा किया, प्रोजेक्ट मिले या ना मिले, वो खर्चा हो चुका हुआ है। अब उस खर्चे को याद कर करके अपनी रेलेवेंट कॉस्ट में डालेंगे तो फिर दुखी होगा। पता नहीं मैं बिटवीन द लाइंस आपको बहुत सारी तबलीगें भी कर गया, अल्लाह खैर करे। अनअवॉइडेबल कॉस्ट, हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसी कॉस्ट जो अनअवॉइडेबल है, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, जो पढ़नी ही पढ़नी है। आप ये डिसीजन लें ना लें, वो कॉस्ट आपको पढ़नी है। वो तो बिला वजह आपको, फॉर एग्जांपल मैं पीपीई करवाने का लाइसेंस लूँ ICAP से और उसके पैसे भरूँ, अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। मैं एक भी बैच करा सकूँ या ना करा सकूँ, लाइसेंस के मुझे पैसे देने पड़ेंगे और हर साल देने पड़ेंगे। ये एक अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। मैं उस लाइसेंस की कॉस्ट को उठा के स्प्रेड करना शुरू कर दूंगा तो मुझे हर वक्त दुख होगा कि पीपीई से तो हमें मुसलसल लॉस हो रहा है। जो कॉस्ट अवॉइड ही नहीं हो सकती, कुछ नहीं कर सकते आप उसके साथ, कोई सलूक नहीं कर सकते। आप प्रोजेक्ट करें ना करें, उसने आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है। यानी कि कमिटेड कॉस्ट, जो आपने पहले से कमिट की है कि हमने करना ही करना है, प्रोजेक्ट मिले ना मिले हमने ये काम करना ही है, इररेलेवेंट है। पास्ट कॉस्ट तो संक, अनअवॉइडेबल, कमिटेड, जो आपको करना ही करना है, जिसका प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इररेलेवेंट है। तो जुमला एक ही है, हर वो कॉस्ट जो इस डिसीजन की वजह से आपको अलग से पड़ रही है
वो रेलेवेंट कॉस्ट है। हर वो कॉस्ट जो डिसीजन की वजह से अलग से पड़ रही है वो रेलेवेंट है। आप लोग बोर हो रहे होंगे, हमें जल्दी जल्दी से सवाल क्यों नहीं कराते, सारे सवाल हो जाने हैं अगर ये थीम पीछे का समझ आ जाए। थीम समझ आए तो फिर सिंपली, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का सवाल डिसीजन मेकिंग का कम और रेलेवेंट कॉस्टिंग का ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने एक बड़े सारे डाटा में सोच सोच के सारी कॉस्ट सजानी होती है, फिर उससे आगे अपना एक डिसीजन लेना होता है कि मैं इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ। लें जी, हमारी सामने वाली स्क्रीन हमें दागे मुफारकत दे चुकी है। पता ऐसा नॉर्मली कभी भी नहीं होता, बस जब किस्मत में हो तो उससे कुछ नहीं कर सकते। समटाइम ऊँट पे बैठे हुए बंदे को कुत्ता काट लेता है। जब बुरा टाइम चल रहा हो ना तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? दुख परेशानी सिर्फ मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है? ज़िंदगी जीने का ही कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? उस टाइम पे जो कंट्रोलेबल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। मेरी डिवाइस के साथ मसला होगा, मैं इसके साथ 4-5 पंगे लूँगा, इसको ऐसे करूँगा, रीस्टार्ट करूँगा इस तरह से। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना उस पर मैं दुआ कर सकता हूँ। हाँ, इन्होंने कहा ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, ये लगनी है, इसका इस डिसीजन से ताल्लुक़ ही कोई नहीं। तो ज़िंदगी में हमेशा देखना है, हमेशा कंट्रोलेबल पे काम करना है। एक बच्चे ने आके कहा कि सर अगर मैं ये वाले पेपर के साथ ये वाले पेपर इस वक्त जो मैं दे रहा हूँ, अब ICAP की पॉलिसी आ गई है, इससे तो मुझे एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लग जाएगी आगे। मैं भी ये पेपर दे रहा हूँ, अब मेरे आखिरी 2 पेपर रह गए हैं, फ़र्ज़ करें कॉस्ट और MFA। तो सर मुझे तो एक इजाफी पेपर अटेम्प्ट देनी पड़ जाएगी। मैंने कहा इस वक्त कितने पेपर दे रहे हो? उसने कहा 3। मैंने कहा आज तक पास कितने हैं? उसने कहा 3। मैंने कहा टोटल कितने होते हैं? उसका 8। तो मैंने कहा ये सोच के कि मेरे अगले 2 पेपर मेरी एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग जाएगी, इस सोच के तुमने ये इस दफ़ा के पेपरों में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लाजमी लगवा लेनी है। तो मैंने फिर उसे कहा, मैंने कहा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम जब इस वक्त टेंशन लेके बैठ गए हो तो तुम्हारी तो वैसे ही एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लगने वाली है। तुम क्यों सोच रहे हो कि मुझे एक अटेम्प्ट में कॉस्ट देना पड़ेगा, एक में MFA? मैंने कहा इन 3 में से भी 1-2 भाई मिल जाएंगे उनके साथ। तो कहा सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसे टीचर थोड़ी कहता है। मैंने कहा आप ऐसा कह रहे हो, आपके चेहरे पे लिखा हुआ, आप इस वक्त इतने परेशान हो कि आप अपने हाल को ख़राब कर रहे हो अपने मुस्तकबिल को सोच के। तो पास से भी हमने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना, तो फिर फ्यूचर से भी डिस्टर्ब नहीं करना। मैंने कहा तुम इसका क्या कर सकते हो? ये जो पॉलिसी आई है, एहतजाज, लोग इकट्ठे करोगे, पथराव करोगे, ICAP को आग लगा दोगे, बम से उड़ा दोगे, क्या कर सकते हो? उसने कहा सर दुआ कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, आप टीचर से कह सकता हूँ, आप रिक्वेस्ट करें। मैंने कहा हम कर रहे हैं, अब बताओ अब तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा कुछ नहीं। तो मैंने कहा फिर खामोशी से बैठ जाओ। मैं बताता हूँ तुम क्या कर सकते हो। तुम ये 3 पेपर तैयार कर सकते हो, तुम इन 3 पेपरों में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकते हो। तुम इन 3 में पास हो जाओ, फिर जाके वो डिसीजन रेलेवेंट होगा कि ICAP ने मेरे साथ क्या किया है। मैंने कहा तब तक हो सकता है इसके ऊपर नज़रसानी हो, कुछ और हो, तुम इस चीज़ की टेंशन ले लेके अपना आज भी ख़राब करोगे। तो ये हमेशा जहन में रखना है, कंट्रोलेबल पे काम करना है, अनकंट्रोलेबल पे काम नहीं करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर से पिछली रात बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, आप पूरा सेशन अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। पेपर में अनहोना सा, अनजान सा एक ऐसा सवाल आ जाए जो टॉपिक आपका कमज़ोर था, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में एफर्ट है, आपके कंट्रोल में काम है। तो जो कंट्रोल में वो करें, उसके पीछे भागें। जो कंट्रोल में नहीं है उससे मत परेशान हो। हमेशा सड़ सड़ के ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। आप अपना बेस्ट पुट कर दें। आपने बहुत अच्छा काम किया, आप दोस्तों के साथ बहुत सिंसियर हैं, लेकिन दोस्त एक महफिल में इकट्ठे होते हैं और आपके बारे में बदगुमानी करते हैं, ये आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आप मर भी जाएंगे ना उनके लिए, वो कभी भी नहीं समझेंगे आप सिंसियर थे। तो क्यों साबित करना है दुनिया को आप सिंसियर हैं? आप जो आपके कंट्रोल में, आप अच्छा काम करें, लोगों के साथ अच्छा सोचें। जो नहीं कंट्रोल में, लोगों का दिमाग, लोगों का एटीट्यूड, लोगों की आपके बारे में बदगुमानी, आपके सामने ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आपके पीछे से हमेशा करेंगे। तो जब वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मैं उसका सोच सोच के परेशान क्यों हूँ? मैंने क्या करना है? मैंने आज वो करना है जो मुझे लगता है एथिकल है, सही है, और मैं उसके मुताबिक काम करूँगा।
तो अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, लेकिन कंट्रोल को बहुत अच्छा कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो हाथ में है वो है, आप अपना अच्छा पेपर दे सकते हैं। आपके कंट्रोल में नहीं है कि पेपर में इन्वेंट्री का 25 नंबर का एक अजीब सा बेहुदा सा सवाल आ जाए जो देखते आपके पता नहीं क्या हुआ है, ये आपके कंट्रोल में ही नहीं है। लेकिन कंट्रोल में क्या है, आप इन्वेंट्री के 10 सवालों की प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। तो जो कंट्रोल में उस पर काम करें। सर पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें रिप्लेस तो नहीं कर देगी, वो तब की तब देखी जाएगी। सर मुझे फर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक बच्चे ने कहा सर वो सुने जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं होती उनको फर्म नहीं मिलती, तो बताएं मुझे फर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने कहा जब ये सोचते रहोगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट ही नहीं होगी। जब फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं होगी तो तुमने खुद ही कहा कि अच्छी फर्म नहीं मिलेगी। तो जब ये सोचते रहोगे कि मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट ना हुई तो मुझे अच्छी फर्म नहीं मिलेगी, तो फर्स्ट अटैम्प्ट भी नहीं लगनी, और जो तुम्हारे दिमाग में है तुम्हारे लिए तकदीर ने उसी तरह से कर देना है। ये सोचो कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में वो करना है, और बीच में अगर रह जाए तो फिर आगे पूछो सर अटैम्प्ट रह गई, क्या और भी फर्म्स की ऑप्शन होती है। तो इसलिए उन चीज़ों की टेंशन मत लें जो अभी आपकी ज़िंदगी में आई नहीं है। इस वक्त बैठ के फर्म की टेंशन मत लें, क्योंकि फर्म में बैठ के टेंशन ले रहे होंगे कि पहले टेंशन ना लेता तो कैफ टाइम से कर लेता। तो आज टेंशन आज की लें, आज की टेंशन महीने बाद जो पेपर है। आज की टेंशन ये नहीं है कि एमएफए और सीएमए इकट्ठे क्यों नहीं दे सकते। आज की टेंशन ये नहीं है कि अगर FR1 पास ना हुआ तो मेरे साथ क्या होगा। ये टेंशन है पेपर देने के बाद की। पेपर की टेंशन ये है कि मैंने फिर FR1 या सीएमए को पास तो करना ही करना है। सीएमए नहीं पास करेंगे आपको नुकसान होगा। ये सोचेंगे कि सीएमए ना पास होने से नुकसान होगा तो परेशान होंगे। जो कर सकते हैं वो सीएमए पास है, और जो नहीं करना चाहिए वो टेंशन है। उसको साइड पे रखें, सीएमए को पास करें, अल्लाह करे पॉलिसी जिस तरह से भी हो, लेकिन आप अपनी तरफ से पास करने की कोशिश करें। वापस इधर आते हैं, तो ये पास, संग, कमिटेड, इन सब पे हमने डिस्कशन करते हुए ज़िंदगी के कुछ असरार और रमूज़ पे भी बातें कर ली, जो मुझे पूरे सारे सेशन में कहीं मौका नहीं मिलना था। आज थोड़ा सा टॉपिक के बहाने से मौका मिल गया तो हमने बात कर ली। अब डिसीजन मेकिंग अलग अलग कंपोनेंट्स की करते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अब अलग अलग जगह पे ना कुछ फ्लो बना के समझ लेते हैं, कुछ मोटी मोटी सी जहन में बना लेते हैं। वैसे तो ये फ्लो चार्ट इररिलेवेंट हो जाते हैं। आप सवाल देखते हैं और आप जुमला एक जहन में सोचते हैं, हर वो कॉज जो इस डिसीजन की वजह से अलग से पड़ रही है वो रेलिवेंट है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सबके कुछ टोटके बना रहे हैं ताकि पेपर में आपके लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आसान हो जाए। मटेरियल के बारे में डिस्कशन होती है। अगर वो कहते हैं ये वाला ना मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखें कि क्या ये हमारे स्टॉक में अवेलेबल है। अगर ये मटेरियल हमारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो आज जो परचेस प्राइस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू जो नज़र आ रही है वो उसकी रेलेवेंट प्राइस है। भाई एक चीज़ मेरे पास स्टॉक में पड़ी भी नहीं है, वो कहते हैं कुर्सियाँ बनाने के लिए ख़ास किस्म की लकड़ी चाहिए, वो मेरे पास है ही नहीं। कहाँ से मिलेगी? मार्केट से। कितने की मिलेगी? मार्केट की प्राइस पे। तो अगर मेरे पास स्टॉक में नहीं है वो चीज़, तो रेलेवेंट कॉस्ट है मार्केट की परचेस प्राइस। फर्स्ट करें वो चीज़ मेरे पास स्टॉक में है, फिर अगला सवाल मेरा होगा क्या मैं रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ। भाई स्टॉक में मेरे पास 200 चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैंने कहा अरे वाह मज़े लग गए, मैं इसमें से 120 इस्तेमाल कर लूँ, और मैं तो कितने सस्ते में ख़रीदा था स्टॉक। मैं 120 उठा के इधर कुर्सियों पे इस्तेमाल कर दूँ तो वो जो उधर इस्तेमाल हो रहा है वहाँ 120 शॉर्ट हो जाएगा, मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। कितने का? मार्केट की प्राइस पे। तो अगर स्टॉक में है और रेगुलर यूज़ आइटम है तो भी आपकी जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। इस वक्त मार्केट में क्या प्राइस चल रही है वो आपकी बात समझ आ रही है। तो एक चीज़ स्टॉक में है ही नहीं तो भी मार्केट वैल्यू उसकी रेलेवेंट कॉस्ट है लेकिन इतनी तेज़ी से इस्तेमाल हो रही है कि आप निकालेंगे तो आपको रिफिल भी करना पड़ेगा, तो भी वो मार्केट की ही प्राइस उसकी रेलेवेंट कॉस्ट है। फर्स्ट करें वो रेगुलर यूज़ आइटम नहीं है। रेगुलर यूज़ आइटम नहीं है इसका मतलब है धड़ाधड़ यूज़ नहीं हो रही, हल्का फुल्का उसका इस्तेमाल है। तो आप देखेंगे कि क्या उसका सिरे से कोई इस्तेमाल है। पता लगा जी हमारे पास कुछ लकड़ी आके रखी हुई थी, पता नहीं कब की रखी हुई है। मैं अक्सर पूछता हूँ इस लकड़ी का इस्तेमाल होने का कुछ नहीं पता। अब कुर्सियाँ बनने आई तो हमें याद आया अरे एक लकड़ी पड़ी हुई है जिसका हमारे पास कोई काम नहीं है। तो मैं देखूंगा कि इस लकड़ी से मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये स्क्रैप कितने की हो सकती है, क्या बिक सकती है। पता लगा जी ऐसी लकड़ी है कि बिक भी नहीं सकती, ये तो उठवाने के पैसे देने पड़ेंगे हमें, तो लकड़ी बिक भी नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि मैंने वो कुर्सियों में जो लकड़ी इस्तेमाल की उसकी रेलेवेंट कॉस्ट है 0। मेरे पास फालतू पड़ी हुई लकड़ी है, पड़े पड़े ज़ाया हो जाएगी, मैं इसकी कॉस्ट काउंट ही ना करूँ प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग में, ताकि मैं प्रॉफिट समेत जो कस्टमर को कीमत बताऊँ वो हंसी खुशी मेरी कुर्सियाँ उठा के ले जाए। तो मेरी मटेरियल की कॉस्ट निल हो जाएगी अगर उस कुर्सी का कोई यूज़ नहीं है और वो बिक भी नहीं सकती।
अगर वो बिक सकती है तो बेस्ट आई कैन गेट इज उसकी स्क्रैप या रिकवरी वैल्यू। तब वो कुर्सी जो स्टॉक में है, रेगुलर यूज़ की आइटम नहीं है और बिक सकती है कुछ छोटी अमाउंट पे, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट है वो छोटी अमाउंट। क्यों? अगर मैं ये प्रोजेक्ट ना लेके आता तो मैं इन लकड़ी को उठा के मार्केट में सस्ती प्राइस पे बेचता, उतने पैसे ले लेता। इस प्रोजेक्ट की वजह से मैंने उसे नहीं बेचा। जब नहीं बेचा तो इस प्रोजेक्ट को उसकी कितनी कॉस्ट आनी चाहिए? उसकी स्क्रैप या रिकवरी वैल्यू। और अगर उसका कोई और रेगुलर यूज आइटम नहीं है लेकिन कोई और हल्का फुल्का यूज़ है कि जी हम इस लकड़ी से फलाना काम कर सकते हैं, वहाँ कि जी लकड़ी पड़ी हुई है इससे हम कैबिनेट बना सकते हैं। मैं कहा अच्छा कैबिनेट कितने की आती है मार्केट से, कैबिनेट की क्या वर्थ है, और जो मैं कुर्सियाँ बना रहा हूँ उनकी क्या वर्थ है। अब डिसीजन ये लूँगा कि उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। और फिर जब मैं उधर से लकड़ी छुड़वा के इधर लगवा रहा हूँ तो अब मेरी कॉस्ट है वो कैबिनेट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो जो मुझे बचत वहाँ होती वो बचत अब मेरी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। क्या ये फ्लो समझ आ रहा है? ठीक है। और अगेन पेपर में इतना फ्लो चार्ट सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक आध दफ़ा सोचने के लिए, बाकी हर सवाल में ऑन द स्पॉट आप डिसीजन ले रहे होते हैं। लेबर, वक्त कम था रात, तो मैंने फिर बोर्ड की एक गंदी सी डायग्राम उठा के एक जगह से कट पेस्ट करके आपको दे दी। एक वीडियो लेक्चर को ओपन करके जल्दी से उसके अंदर बीच में किसी भी टाइम पे लेबर दो तरह की होती है, टेम्परेरी, परमानेंट। जो टेम्परेरी है वो तो सीधी सीधी गेम है, काम होता है, आप उन्हें बुलाते हैं, उनको पैसे देते हैं, उतने आवर्स काम करते हैं, वो चले जाते हैं। तो नॉर्मली पर आवर इसकी रेलेवेंट कॉस्ट होती है। जब आपने एक प्रोजेक्ट पे बाहर से कुछ अरसे के लिए लेबर बुलाया और वापस भेज दिया, तो जितने अरसे के लिए वो लेबर आया, जितने आवर्स काम किया, उतने आवर्स की जो उनकी कॉस्ट है वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। फर्स्ट करें टेम्परेरी लेबर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो परमानेंट नहीं है लेकिन आपको सर्विसेज देते हैं, आपके पास हैं और मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आपने अपने पास कुछ टेम्परेरी वर्कर को बुलाया हुआ और उनसे कह रहे हैं कि आप कैबिनेट बनाओ, फलाना काम करो, फलाना काम करो। मार्केट में टेम्परेरी लेबर ढूंढने गए, आपको नहीं मिली। अगर मिलती तो मार्केट से उठा लाते, मार्केट में है ही नहीं। अच्छा, ये लोग जो अंदर बैठे हुए हैं इनको तो आप खर्चा दे रहे हैं, तो अब इनको खर्चा तो दे रहे हैं लेकिन साथ में आपकी वो कैबिनेट ना बनने से आपको जो नुकसान होगा, तो यहाँ पे डबल रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। उस लेबर का खर्चा तो आपको पड़ेगा ही, जाहिर है वो टेम्परेरी है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। प्लस क्या होगा, वो जो और काम कर रहे थे वो काम नहीं कर सकेंगे, वो फिर आपको होगा कि ये मेरी वजह से, इस प्रोजेक्ट की वजह से नुकसान हो गया। तो यहाँ 2 फोल्ड हो जाएगी आपकी रेलेवेंट कॉस्ट, उसकी पर आवर कॉस्ट भी। अगर मार्केट में इजीली अवेलेबल है, रेगुलर आइटम है, तो आप मार्केट से पर आवर पे ले आएंगे, और अगर रेगुलर आइटम नहीं है, अपना ही बंदा छुड़वाएंगे, तो पर आवर तो देना ही है, प्लस उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर ये फिक्स्ड हो, फिक्स सैलरी पे हो, तो फिक्स सैलरी पे क्या आइडल टाइम अवेलेबल है? पता लगा फिक्स पे हमारे बंदे हैं, वो महीने में उनसे एग्री हुआ है कि आपने एक महीने में 150 आवर्स काम करना है, और वो 100 आवर्स काम कर पाते हैं, और मेरी नाअहली की वजह से मैं उन्हें ज़्यादा काम नहीं दे पाता, और वो 50 घंटे फारिग बैठे रहते हैं। अगर कुर्सियों पे 20 घंटे लगा देंगे तो क्या मुझे एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी? नहीं। तो अगर वो आइडल बैठे हैं तो उनकी कॉस्ट है 0। समटाइम क्या होता है, आइडल बैठने की कुछ डिडक्शन हो रही होती है। कंपनी वाले कहते हैं देखो चूँकि आपके पास कम काम है तो हम आपको 20% कम तनख्वाह देंगे। तो अगर मैंने उनको ये कुर्सियों का काम दे दिया तो वो कहेंगे अब तो हम नहीं फारिग बैठे, अब हमें हमारी तनख्वाह पूरी दो, तो उनको तनख्वाह कितनी मजीद मिलेगी? वो 20% डिडक्शन हो रही थी। तो हम कहते हैं कि इसकी आइडल टाइम हो तो नॉर्मली 0 होती है, अनलेस डिडक्शन हो रही हो कोई। अगर डिडक्शन हो रही है तो जो डिडक्शन है वही रेलेवेंट कॉस्ट है। अगर आइडल टाइम अवेलेबल नहीं है, हमारा फिक्स लेबर है, उनके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, तो फिर पूछेंगे क्या ओवर टाइम अवेलेबल है? हाँ, ओवर टाइम अवेलेबल, लेकिन महंगे रेट पे अवेलेबल है। ठीक है जी, अब रेलेवेंट कॉस्ट होगी ओवर टाइम की महंगी वाली कॉस्ट। और अगर आइडल भी नहीं बैठे, ओवर टाइम भी अवेलेबल नहीं है, अब अगर इन्हीं से काम करवाना है तो इनको वहाँ से छुड़वा के यहाँ लगाना पड़ेगा। जब यहाँ लगाएंगे तो पूरे महीने के जो इनको पैसे दिए इस प्रोजेक्ट की वजह से, प्लस वो जो काम छुड़वा दिया इनसे, अब ये डबल हो जाएगी। यानी कि जब भी आप अपने फुल टाइम मसरूफ़ लेबर को एक जगह जो फुली ऑक्यूपाइड है, मार्केट में उसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, उसको वहाँ से उठा के लगाएंगे तो हमेशा 2 फोल्ड हो जाएगी, उसकी कॉस्ट और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों ऐड हो जाएंगी। वक्त में गुंजाइश कम, चीज़ें ज़्यादा। ओवरहेड्स में रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल ओवरहेड्स नॉर्मली रेलेवेंट होते हैं। नॉर्मली वेरिएबल होता ही है, जितने यूनिट बनाओगे उतना।
तो वेरिएबल को आप हमेशा एजम्पशन ले लेंगे कि ये रेलेवेंट है, अनलेस कि वो बहुत ही फजूल सी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी दें जिससे हमें लगे कि ये रेलेवेंट नहीं है। वेरिएबल नॉर्मली रेलेवेंट होगा, फिक्स्ड के बारे में जान के खुशी होगी, नॉर्मली इरेलेवेंट होता है। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड, बजटेड, इन सारे चक्करों में पड़ते ही नहीं आप कहते हैं ये फिक्स कॉस्ट, शुगर है इरेलेवेंट है, जब तक वो चीख के चला के कुछ बताए ना उस फिक्स कॉस्ट के बारे में। अगर वो कहें 1 मिनट भाईजान ये फिक्स कॉस्ट सिर्फ तुम्हारे इस प्रोजेक्ट की वजह से हुई है, ये अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट थी, बचा लेते। कंपनी वाले एक बिल्डिंग छोड़ने वाले थे और अगले 2 महीने वो बिल्डिंग उनके पास नहीं होनी थी, महीने की 25 तारीख चल रही थी। कंपनी ने सोचा था ये बिल्डिंग छोड़ देते हैं, इसका किराया हमें नहीं पड़ेगा, हम कहीं और चले जाते हैं। अचानक से आ गई कुर्सियाँ, अगर कुर्सियाँ यहाँ रखी किराए देने पड़ेंगे। पहले केस में कुर्सियों की वजह से किराया नहीं था, लेकिन अब कुर्सियों की वजह से अब वो जो 2 महीने का किराया वो अवॉइडेबल है, फिक्स कॉस्ट हम बचा सकते हैं, लेकिन नहीं बचा पाए क्योंकि ये भाई साहब आ गए। तो हर वो अवॉइडेबल कॉस्ट जो अवॉइड हो सकती थी लेकिन इस प्रोजेक्ट ने अवॉइड नहीं करने दी, वो फिर इस पर रेलेवेंट होगी। तीसरा स्टेप फिक्स कॉस्ट। हमने कहा जी 0 से 2000 यूनिट तक हमारा 1 लाख रुपए रेंट लगता है। तो फर्ज करें यूनिट हमारे पास 700 हैं, तो 10,000 हो, 1200 हो, 1500 हो, हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ रही। लेकिन फर्ज करें हम अपनी 2000 कैपेसिटी पे और अब ये कुर्सियाँ आई हैं 2000 से ऊपर, अब हमें एक एक्स्ट्रा जगह रेंट पे लेनी पड़ रही है, तो अब वो जो स्टेप फिक्स कॉस्ट का ऊपर वाला स्टेप है जो इसकी वजह से हुआ है वो रेलेवेंट हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट नॉर्मली रेलेवेंट है, लेकिन एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट सवाल बता दे कि इस प्रोजेक्ट की वजह से, अभी पीछे उन्होंने बताया था कि 45,000 सिर्फ इसकी वजह से है। उन्होंने कहा था ये एक मशीन है वो इस पर इस्तेमाल हो रही है और उस मशीन के इतने आर्स इसी के ऊपर लग रहे हैं। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट या स्टेप फिक्स कॉस्ट ये रेलेवेंट होती है। तो फिक्स कॉस्ट में आपने आंखें बंद करके हमेशा उसे रेलेवेंट कह देना, सिवाय इसके कि सवाल आपको कोई खास फिक्स कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट के हवाले से बता दे। फिर चौथी चीज़ होती है, समटाइम कोई एसेट होता है जो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर एक एसेट है प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, कोई मशीन वगैरह, और अब हल्का फुल्का इस्तेमाल हो रहा है तो ठीक है, फिर उसकी कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, खामखा इतना अकाउंटेंट भी नहीं होना चाहिए बंदे को। लेकिन अगर उसका मेजर यूज़ है, एक एसेट है जिसका मेन काम ही यही है कि इस प्रोजेक्ट के लिए है वो, तो देखेंगे कि आप इसको रेंट पे लेके आए हैं मार्केट से कहीं से। भाई कुर्सियाँ बनाने के लिए खास मशीन चाहिए और मशीन मेरे पास नहीं थी, मैं मार्केट से लेके आया, तो जितना उसका रेंटल है वो इस प्रोजेक्ट की वजह से लगा है, तो रेंटल हो जाएगा उसका रेलेवेंट। अगर मेरी अपनी मशीन है और मशीन कुछ और काम कर रही थी, मैंने वो काम छुड़वा के ये काम करवाया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना हो तो समटाइम आपको कहेंगे कि मशीन आपकी थी 50 लाख की, इस पे काम करने के बाद अब बेचारी 30 लाख की बिकेगी। इसका मतलब है आपने 20 लाख निचोड़ लिए उस मशीन के इस प्रोजेक्ट की वजह से। जैसे याद है वो जो हमारे 96,000 आवर्स वाली मशीन थी जिसके 10,000 हम खा गए थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो फिर हमने उसकी डेप्रिसिएशन उतने की एलोकेट कर दी थी। तो अगर तो हम उसको हमारी अपनी मशीन और हम यूज़ कर रहे हैं तो जितना उसमें फॉल इन वैल्यू हुआ है या जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें सवाल बता दे कि उधर से छुड़वा के इधर आए और उधर नुकसान हो गया है, वो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। तो यही गिनती की चंद चीज़ें हैं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड और सम टाइम कोई मशीन, कोई ऐसी चीज़ जिसका एक्स्ट्रास है। जुमला एक ही है, हर वो कॉस्ट जो इस प्रोजेक्ट की वजह से अलग से पड़ रही है वो रेलेवेंट है। सवाल देखते हैं। फजल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, अरे वाह, आज आपको नीचे वाली स्टेटमेंट भी नज़र आ रही है, ये हमारा ये वाला पैटर्न कामयाब रहा। फजल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड करंटली निगोशिएट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को कि वो अपनी प्रोडक्ट्स के मार्ट के साथ लेके चले, और के मार्ट ने ऑफ़र कर दी है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा आप हमें 19 मिलियन में हमें ये चीज़ दे दें। मार्ट वाले आपको कह रहे हैं कि भाई मुझे 19 मिलियन में ये चीज़ दे दो। अब मैंने देखना है कि वो चीज़ उन्हें देना फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर मेरी रेलेवेंट कॉस्ट 19 मिलियन से नीचे है तो दे देना चाहिए। एक अकाउंटेंट बैठा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फ़ैन था, उसने कुछ हिसाब किताब लगाए और कॉस्ट बना दी 20 मिलियन की। कॉस्ट अकाउंटेंट जो था उसने कहा भाई ऑफ़र प्राइस कम है और देखें 20.7 मिलियन तो हमारा खर्चा है। मैनेजमेंट आपके पास आई है क्योंकि आपने आब्दी साहब से पढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा जी आप जो है ना ज़रा और तरह से सोच के बताएं, ये रट्टे वाला तो फारिग हो गया है यहाँ पे, आप ज़रा लॉजिकल तरीके से सोचें कि क्या ये इतनी कॉस्ट बनती है या इसमें कोई और प्लस माइनस हो सकता है। आपने कहा हाँ, डिसीजन मेकिंग में सर ने कहा था कि ट्रेडिशनल सिस्टम सारे साइड पे हो जाएंगे, हम सोचेंगे वो कॉस्ट जो अलग से पड़ रही है या वो फ्लो चार्ट जो जहन में है ही नहीं। ठीक है जी,
ये कॉस्टें दी हुई हैं, इन्होंने इतने सारे लाइन आइटम दिए हैं और तकरीबन हर आइटम के बारे में हल्की हल्की सी डिस्कशन की है। वो कहते हैं मटेरियल एक्स अवेलेबल है स्टॉक में, बड़े अरसे से इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि मार्केट में एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है जो 20% लेस पे कॉस्ट करता है। हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है, इस्तेमाल की चीज़ है लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, और मार्केट में ये कितने का मिल रहा है। तो अगर हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो हमें इधर रीफिल करना होगा। उन्होंने ये नहीं कहा इसका इस्तेमाल ही नहीं है, उन्होंने कहा ये इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो इसकी फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए? 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन पे सोचेंगे हमेशा दुख होगा क्योंकि ये तो मार्केट में 1.2 मिलियन का मिल रहा है। तो मैं कैसे इसकी बेस पे कैलकुलेशन कर लूँ? हमने जनाब इसको कम पे मैयर कर लिया। सामने सोल्यूशन भी वो कर लेते हैं ताकि साथ साथ लाइन बाय लाइन रेफर कर सकें, वक्त कम है। 1.5 मिलियन को हमने 1.2 मिलियन के साथ वो कर लिया। फिर आई वाई की बात, उन्होंने कहा वाई वॉज ऑर्डर फॉर अनदर कॉन्ट्रैक्ट बट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। किसी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया था लेकिन अब वाई बेचारा चाहिए ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं उसकी। भाई ज़रूरत नहीं है तो बेच दो। तो उन्होंने कहा एक मिनट रुक जाओ, देखते हैं। इट्स NRV इज़ 1.47 मिलियन। ये इस वक्त भी बिकेगा ना, 1.47 मिलियन का बिकेगा। और मार्केट में वो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? वाई खरीदा कितने का था? 1350 का खरीदा, 1350 का था। इस वक्त कितने का बेच सकते हैं? तो इस वक्त अगर मैं ये प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ना करता तो बेस्ट यूज़ क्या होता? मैं मार्केट में बेच देता। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी NRV, इसकी रियलाइजेबल वर्थ के, हाँ तो ये 1470 इसकी वर्थ है। इस दफ़ा तो हमने और ख़र्चा बढ़ा दिया, अजीब आदमी हम। जी वो कहते हैं मटेरियल जी इज़ नॉट इन स्टॉक। जब स्टॉक में है ही नहीं तो फिर मार्केट से खरीदना होगा। मार्केट में कितने का है? 2250 का, 2250 लगा लिया। अच्छा जी, फिर वो बताते हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के बारे में। स्किल्ड लेबर, यहाँ स्किल्ड लेबर लिखी हुई है और अनस्किल्ड भी लिखी हुई है। इसका मतलब है अकाउंटेंट ने सोचा कि स्किल्ड बंदा भी काम करेगा इस पर और अनस्किल्ड भी काम करे, और दोनों के उसने खर्चे उठा के लिख दिए। इन्होंने कहा कि अनस्किल्ड लेबर तो हमें हायर करनी पड़ेगी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जो स्किल्ड लेबर है ये कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर सकती है जो प्रेजेंटली ऑपरेट हो रहे हैं सेमी स्किल्ड लेबर से, who have been hired on temporary basis at a cost of 3,25,000 per month. The company will need to give them a notice of 30 days before terminating their services. हमने कुछ टेम्परेरी लेबर को हायर किया हुआ है, उसको हमें नोटिस देना पड़ेगा, फिर वो जाएंगे। और नोटिस कितने अरसे का होगा? हम ये कह रहे हैं जो हम स्किल्ड लेबर यहाँ क्लासीफाई कर रहे हैं, हम अनस्किल्ड लेबर से काम चला लेंगे, और ये वाली स्किल्ड लेबर जो है ये हमारे वो अनस्किल्ड वालों का खर्चा बचा सकती है। ये नहीं बताया कि स्किल्ड का खर्चा कितना है। स्किल्ड के आगे अमाउंट तो लिख डाली, लेकिन हमें नहीं पता कि जो स्किल्ड लेबर है इस वक्त उसका पर आवर क्या खर्चा है और इस प्रोजेक्ट में कितना चाहिए, वो कैलकुलेशन नहीं दी। लेकिन हमें अपनी स्किल्ड लेबर की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता दी कि स्किल्ड लेबर बचा सकती है कुछ आवर्स। कौन से आवर्स बचा सकती है? किसके बचा सकती है? सेमी स्किल्ड के। तो अगर साल तक मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे बार बार दुख है कि वो सेमी स्किल्ड को मैं हटा सकता था अगर ये वहाँ चले जाते। अच्छा, ये वहाँ अगर जाते, आज तो वो लोग काम कर रहे हैं, उनको नोटिस देना पड़ेगा 30 दिन का। 30 दिन का नोटिस देते, फिर उनके अगले 11 महीने बच जाते, ये वहाँ चले जाते। तो ये अगर उधर होते तो हमारा कितना खर्चा बचाते? 3,25,000 पर मंथ इंटू 11 महीने, इतना खर्चा हमारा बचा जाता ये स्किल्ड लेबर जो नहीं बचाया इसने। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 3,25,000 इंटू 11, इतना खर्चा। अनस्किल्ड तो जो मार्केट का रेट है, उन्होंने कहा अनस्किल्ड तो हमें हायर करना ही करना है। हमने कहा ठीक है जी 2250 है, हम उसको वो कर लेते हैं। लेकिन स्किल्ड जो है इसका हमें पता लगा कि स्किल्ड की कॉस्ट शॉस्ट हमें नहीं पता थी, उस तरह से कोई ब्रेकअप वैल्यू भी नहीं पता थी, परमानेंट है विजिटिंग है क्या है ये नहीं पता था। बस इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता दी कि यहाँ नहीं तो वहाँ और वहाँ ये हमारा 3, 25, 11 महीने तक बचा सकता है। 1 महीना तो हमें ज़ाहिर नोटिस देना होगा, तो वो तो हम अनस्किल्ड से ही काम करवाएंगे। ये बात समझ आई? अनस्किल्ड लेबर हायर करना पड़ेगा, हमने उसकी कॉस्ट वहीं से उठा के लिख दी।
सुपरवाइजरी में इन्होंने ये लिखा है 8-10, लेकिन एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा 2 नए सुपरवाइजर होंगे जो हायर होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 15,000 पर मंथ पे। प्रेजेंट सुपरवाइजर विल रिमेन एम्प्लॉयड वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड और नॉट। अब सुपरवाइजर हमने कहा कि हमें इजाफी 2 चाहिए। इजाफी कितने चाहिए? 2 चाहिए। 1 महीने का खर्चा कितना उनका? तो दोनों का मिला के कितना खर्चा होगा? 30,000। तो 12 महीने तक हमें 3,60,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा ओवर एंड अबव। अच्छा, वो जो मौजूद है उसका क्या करें? उन्हें कहा उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट पकड़ें या ना पकड़ें आपको तो पैसे देने पड़ेंगे। तो एग्जिस्टिंग वाले को मैं कह देता हूँ ये 8-10 को रेलेवेंट कह देता हूँ और अपनी रेलेवेंट कॉस्ट उठा के लिख देता हूँ 360। अच्छा, और क्या है? दीज इंक्लूड्स फिक्स ओवरहेड। ये जो ओवरहेड्स के आगे रेट है उसमें उन्होंने कहा फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 100% ऑफ स्किल्ड लेबर। इन्होंने कहा ये टोटल है ना ओवरहेड, इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों है और फिक्स्ड है 100% जितना हमारी लेबर की कॉस्ट है। कौन से लेबर की? स्किल्ड लेबर की। स्किल्ड लेबर की क्या कॉस्ट है? और 100% का क्या मतलब होता है? इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से? किसी से भी नहीं। तो इसका मतलब है इस 8.5 मिलियन में 4.05 मिलियन फिक्स है, तो बकाया क्या होगा? तो मैंने यहाँ लिख दिया वेरिएबल ओवरहेड 8.5 मिलियन में से 4050 हम लोगों ने बचा लिया। और कुछ चीज़ हम मिस कर रहे हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ 875,000 विच वुड ओनली बी इनकर्ड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड। उन्होंने कह दिया फिक्स ओवरहेड में 875 वाहिद ऐसा है जो करना पड़ेगा। अगर ये प्रोजेक्ट उठाएंगे तो वो आपका खर्चा होगा, नहीं उठाएंगे तो वो खर्चा नहीं होगा, यानी वो बच सकता है। तो अब इस पूरे फिक्स ओवरहेड में मेरे पास एक ही रेलेवेंट चीज़ पता लगी, वो 8,75,000, मैंने वो भी लिख लिया। स्टेप्स के नंबर है, लाइंस के नंबर है, आप एक एक करके लाइन लिखते जा रहे हैं, आप वहाँ पे बताते जा रहे हैं। 1-2 पॉइंट्स नहीं समझ आए, वो लाइन खाली छूट गई, पेपर में 70% नंबर आपको मिल गए। आपने टोटल रेलेवेंट कॉस्ट देखी, प्राइस देखी और आपको समझ आ गई गेम। आपने कहा बेहतरीन है, ये कॉन्ट्रैक्ट उठाया जा सकता है। तो डिसीजन मेकिंग फिर क्या होता है कि रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल पे फिर चीज़ें इस तरह से चल रही होती हैं। क्लियर? रेलेवेंट कॉस्टिंग का ये एक और सवाल जिसमें ये एक ऐसा सवाल है जो यूँ समझें कि टारगेट कॉस्टिंग का भी है और डिसीजन मेकिंग का भी है, मिक्स है। एक कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करी एक प्रोडक्ट B1 और एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है B1 एक्स्ट्रा, जिसकी डिमांड होगी 10,000 यूनिट पर मंथ। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 2,000 पर यूनिट। डिमांड कितनी है? 10,000 यूनिट और 2,000 पर यूनिट आपको उससे मिल सकता है। सवाल के एंड पे रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेलेवेंट कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट वो जो आप निकाल रहे होते हैं। तो उसने कहा एक्सपेक्टेड कॉस्ट सादा वाली नहीं, हमें रेलेवेंट कॉस्ट एक्सपेक्टेड निकाल के दो और डिटरमाइन करो कॉस्ट गैप। अगर हम एक मार्जिन कमाना चाह रहे हैं 30% का, कितना मार्जिन कमाना चाह रहे हैं? 30% का है हमारा वही पुराना C, P और S। मार्जिन अगर 25 है तो 100 किसको करूं? सेल को। मार्जिन सेल पे होता है, तो कॉस्ट कितना होगा? 75। उन्होंने कहा हम 30% मार्जिन कमाना चाह रहे हैं, सॉरी 30% था। हमें रेवेन्यू पता है लेकिन टारगेट कॉस्ट नहीं पता। रेवेन्यू पता है हमें 2,000 इंटू 10,000 20 मिलियन बन जाएगा। ये 20 मिलियन है सेल। इस सेल से अगर मैंने कॉस्ट तक पहुंचना है, जो पता है उससे डिवाइड करें और जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई करें। मुझे 20 मिलियन सेल पता है, किससे डिवाइड करूं? 100 से। किससे मल्टीप्लाई करूं? 70 से। जब हम करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1.4 मिलियन, सॉरी 14 मिलियन। 20 मिलियन था ना, 2 और वो। मुझे टारगेट कॉस्ट पता लग गई, ये टारगेट कॉस्ट है। और एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैसे निकलेगी? सवाल को सॉल्व करके दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट गैप। समझ रहे हैं? तो ये डिसीजन मेकिंग का और इसका मिक्स सवाल है। जो रेलेवेंट कॉस्ट के सवाल है मैं उसको भी डिसीजन मेकिंग काउंट करूँ। रेलेवेंट कॉस्ट वो प्रिंसिपल है जो डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मैं 2 को अलग अलग टॉपिक नहीं कंसिडर कर रहा, एक ही टॉपिक कंसिडर कर रहा हूँ।
लें जी, अब देखते हैं सवाल में करना ही क्या है। हर लाइन आइटम की इन्फॉर्मेशन दी होती है, जो समझ आते जाए लिखते जाए, जो ना समझ आए छोड़ते जाएं। फिर सवाल को दोबारा पढ़ें, थोड़ी सी और समझ आ जाए लिख जाए, नहीं समझ आए अजम्पशन वाली वैल्यू लिख के उसको सॉल्व करके अगले सवाल पे चल पड़ें। चलते 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 अगर एंड पे टाइम बचा वापस आके सोच लीजिएगा कि जो अमाउंट आपने अज्यूम लिखी थी। स्टेप्स के नंबर हैं, वर्किंग के नंबर हैं, मल्टीप्लिकेशन के नंबर हैं, प्रेजेंट करने के नंबर हैं, लेकिन अक्सर केसेस में टोटल करने के नंबर नहीं है। अक्सर केसेस में मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब सही आना इतना ज़रूरी नहीं है, अगर एरर पीछे से रिपीट हो रहा है। एक दफ़ा गलत कटेगा, हर दफ़ा नहीं कटेगा। याद है ना बातें? वापस इधर आते हैं। नहीं जी, अब डिस्कशन क्या है? डिस्कशन ये है, हर यूनिट B1 एक्स्ट्रा का 2 kg मटेरियल X यूज़ करेगा, 1.5 लेबर आर यूज़ करेगा। तो सिंपल सी बात हो गई, X के 2 kg लगेंगे हर यूनिट पे और लेबर आर 1.5। मटेरियल X इज अवेलेबल इन मार्केट एट 520 पर kg, 520 का अवेलेबल भी है। तो एक यूनिट पे कितना लगेगा? 2 kg। तो 520 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1040 रुपये का लगेगा 1 kg पे। अगर मैंने 10,000 kg बनाने हैं तो मैं मल्टीप्लाई करके अंदाज़ा लगा सकता हूँ मेरी मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है। लेकिन कुछ और कह दिया उन्होंने, कहते हैं अल्टरनेटिवली इंस्टेड ऑफ मटेरियल X, RL कैन यूज 2.5 kg ऑफ सब्सटीट्यूट मटेरियल Y विच कैन बी प्रोड्यूस इंटरनली। उन्होंने कहा आप X के बजाय एक दूसरा काम भी कर सकते हैं, Y बना लें, Y वो कर लें जिसको हम खुद ही बना रहे हैं, और Y के ऊपर हर kg पे मटेरियल की कॉस्ट लगेगी 300 और लेबर लगेगा 0.5 लेबर आवर्स। तो अब इसका मतलब है मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले ये जो इंटरनल वाला है इसको देखना होगा ये कितने का बन रहा है, फिर देखना होगा मार्केट में कितने का मिल रहा है, दोनों को कंपेयर करूँगा, जो अच्छी ऑप्शन होगी उस तरफ जाऊंगा। तो मटेरियल में तो ये वैरायटी आ गई। लेबर में क्या है, प्रेजेंटली 14,000 लेबर आवर्स रिमेन आइडल, बहुत अच्छे लोग हैं, 14,000 घंटे कुछ नहीं करते, एंड आर पेड एट द रेट ऑफ, कितनी अपनाइयत सी आ रही है इनको देख के ना, कुछ नहीं करते, आइडल, ठीक है। वो ऊपर चैट व्हाट्सएप, वो कौन सा होता है वो स्नैपचैट और वो इस तरह की चीज़ें जो है ना उसको यूज़ करते रहते होंगे। टाइम इतना तेज़ी से गुजरता है ना उस जोन में, उस डायमेंशन में। एक डायमेंशन होती है जब आप किताब उठा के बैठते हैं, आप 25 मिनट तक कुछ करते रहते हैं, घड़ी देखते हैं तो 3 मिनट हुए होते हैं, फिर आप 2 घंटे तक मेहनत करके थक के कमर सीधी करके घड़ी की तरफ देखते हैं 20 मिनट गुजरे होते हैं। बड़ी स्लो डायमेंशन है। और एक बड़ी फास्ट डायमेंशन है मोबाइल, 5 मिनट की सर्फिंग करते हैं, टाइम देखते हैं 2 घंटे हुए होते हैं। तो ये अजीब ही ना फ्रेमवर्क है, मतलब ये टाइम की डायमेंशन जिसको नहीं समझ आती ना उसको आज के दौर में समझ आ जानी चाहिए कि कुछ जगह टाइम फास्ट ट्रैवल करता है, कुछ जगह टाइम स्लो ट्रैवल करता है। तो खैर 14,000 आवर्स इनके भी फारिग हैं, एंड आर पेड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ नॉर्मल वेज रेट ऑफ 250 वेज रेट है, लेकिन चूंकि ये वेले बैठे हुए हैं तो हम इनको आधे पैसे देते हैं। अब अगर मैंने इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो पैसे पूरे देने पड़ेंगे, तब रेलिवेंट कॉस्ट पूरी 250 रुपये नहीं होगी, 14,000 आवर्स तक तो उतना है। लेकिन अगर मुझे आवर्स और ज़्यादा चाहिए तो उन्होंने कहा अच्छा एनी शॉर्टफॉल इन रिक्वायर्ड लेबर आवर कैन बी मेट थ्रू ओवर टाइम एट द रेट ऑफ 40% अबव नॉर्मल वेज रेट। नॉर्मल वेज रेट से ऊपर आप जा सकते हैं 40%, यानी कि 250 से 40% ऊपर जाएं तो क्या बनेगा, 250 इंटू 1.4 तो गालबन 350 हो गया। तो 350 ओवर टाइम का रेट आ गया और 250 है रेगुलर रेट। और रेगुलर रेट 14,000 आवर्स तक आपको रेगुलर नहीं पड़ रहा, आपको कितना पड़ रहा है, आधा, क्योंकि वो तो फारिग बैठे हुए हैं, आप उनको 150 4 महीनों का उन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल ऑफ एक्स का रिकॉर्ड दे दिया आपको। जब वो एक साथ बहुत सारे एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट और यूनिट्स दे दें तो आपको समझ आ जाती है कि वो हाइलो मेथड से आपसे वेरिएबल ऑफ एक्स अलग अलग करवाना चाह रहे हैं। वेरिएबल फिक्स अलग अलग करके और आप वेरिएबल को इधर रखेंगे, फिक्स को इधर रखेंगे, अलग अलग करके फिर फिक्स आपसे पूछेगा जी आपने इतनी मेहनत की है, मुझे अलग किया है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है, आप कहेंगे निकल जाओ, मुझे तो सिर्फ वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल को पकड़ के इस्तेमाल कर लेंगे। फिक्स के बारे में सवाल ने इन्फॉर्मेशन तो दी कोई नहीं हमें, जब सवाल खामोश है तो हम भी बहुत खामोश हैं, सवाल कह देता तो हम उसको इज्जत दे देते, साइड पे कर देंगे। अब आपने कॉस्ट, इसका मतलब आपकी 3 कंपोनेंट है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में वेरिएबल और फिक्स्ड है, फिक्स को आपने इग्नोर कर दिया तो वेरिएबल ओवरहेड। कहाँ साइंस है, वेरिएबल ओवरहेड इस वर्किंग से निकलेगा। मटेरियल में ऑप्शन देखनी पड़ेगी कि खुद बनाएं या बाहर से 540 रुपये वाला ले लें, 500 कितना था, 520 वाला। और लेबर में साइंस क्या है, ये देखना होगा आवर्स चाहिए कितने, अवेलेबल कितने। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा इसकी कंप्यूटेशन देखते हैं, वक्त कम है इस हिसाब से ही।
ले जी, मटेरियल B1 एक्स्ट्रा की वर्किंग। सबसे पहले सबसे आसान काम करें, वेरिएबल कॉस्ट। हाई लो मेथड लगाया हमने और वेरिएबल कॉस्ट पर आर आ गई 220 पर आर। अब जितने भी आर्स मेरे यहाँ पे मुझे चाहिए होंगे मैं उसको 220 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट में आया, ब्रैकेट लगाई, 220 लिख दिया। क्या इसने बताया था सवाल में कि वेरिएबल के आर्स कितने लगते हैं? 0.5 लेबर आर उस केस में लगता है, और वैसे कितना लगता है बताया इन्होंने कुछ? ये B1 एक्स्ट्रा के हर यूनिट पे 2 kg मटेरियल एक्स लगेगा और 1.5 लेबर आर्स लगेंगे। तो 10,000 यूनिट पे कितने लेबर आर्स लगेंगे? 15,000 1.5 के हिसाब से। तो 15,000 आर्स 220 की रेट से, 220 का रेट यहाँ से आया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मटेरियल लेबर फलाना सारे लाइन आइटम बनाए। पेपर में आइडियली क्या करें, एक लाइन का गैप छोड़ दें, मटेरियल एक लाइन का गैप, लेबर एक लाइन का गैप, वेरिएबल ओवरहेड एक लाइन का गैप, ताकि कल को थोड़ा बहुत खिचड़ी उसमें बीच में पकानी पड़े तो आपको मार्जिन मिला हुआ हो। जो जो पता लगता है उसको जवाब में सजाते रहे, क्योंकि ये बात समझ आ गई है कि स्टेप्स के नंबर है। वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से किया। अच्छा, अब मटेरियल के बारे में क्या है? मटेरियल की वो थी कि एक ऑप्शन है कि आप 2 kg को 520 रुपये में मार्केट से 1040 का खरीद लें, दूसरी है कि आप इंटरनली मैन्युफैक्चर करें। फिर एक वर्किंग में जाएंगे और कहेंगे इंटरनली क्या खर्चा लगेगा, मटेरियल पे 2.5 kg लगेगा 300 के रेट से। लेबर की क्या कैलकुलेशन थी? हमने कहा था कि मटेरियल एक्स के बजाय अगर आप वाई यूज़ करेंगे तो हर वाई जो है वो इस्तेमाल होने पे 300 का मटेरियल कॉस्ट करेगा और आधा लेबर आर वो करेगा, कॉस्ट करेगा। कौन? ये जो दूसरा वाला वो है। जब हम दूसरे वाले भाई साहब की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं 2.5 आर, वो 2.5 के हिसाब से 0.5 आर जो है ये कंज्यूम कर रहा है लेबर, क्योंकि हमने कहा कि हर उसके ऊपर 2.5 वो लगेंगे और आधा लेबर आर लगेगा। तो अब लेबर आर ये हमें समझ आ गया कि उसके ऊपर हमें जो लेबर आर चाहिए वो कितने हैं और हमारे पास रेट कितना अवेलेबल है। ये 125 रेट कहाँ से आया है? हमने आधा रेट जो निकाला हुआ था। फिर ओवरहेड पे जब आए तो ओवरहेड के आर्स उसी तरह से निकाल के उसको 220 जो यहाँ पे रेट आया था मल्टीप्लाई करके हमें एक फिगर पता लगी 1181। इन दोनों को कंपेयर किया, सस्ती ऑप्शन कौन सी है? 1040। ये 1040 भाई को यहाँ ले गए। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोबारा देखते हैं। जी, एक यूनिट B1 एक्स्ट्रा का, उसमें लेबर आर्स कितने चाहिए? 1.5। अच्छा, मटेरियल एक्स जो है वो मार्केट में 520 पे अवेलेबल है और इस मटेरियल का अल्टरनेट क्या है कि आप 2.5 kg सब्सटीट्यूट मटेरियल लेके आए जो 0.5, जिसका हर केजी 0.5 लेबर आर लेगा। अब ये लेबर आर्स हैं ये पूरी प्रोडक्शन के नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक ये है कि मैं मार्केट से पकड़ूं मटेरियल, उस पे अपने खर्चे लगा दूं, और दूसरी ऑप्शन क्या है, मैं अपना ही बना लूं। जब अपना बना लूं तो उसमें हमने देखा है कि हमारे हर एक यूनिट के ऊपर 2.5 kg मटेरियल लगेगा और हर केजी के ऊपर आधा लेबर आर लगेगा। तो केजी कितने थे भला? 2.5। तो ये लेबर के आर्स है ना, ये टोटल प्रोडक्शन की नहीं है, सिर्फ मटेरियल बनाने के लिए है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ ले जाते हैं और फिर अब जो लेबर आएंगे उस मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आएंगे। क्लियर? तो यहां से हमें ये दो कॉस्ट पता लग गई। लेबर की बात करते हैं। लेबर हमें कितने आर्स चाहिए लेबर के? 10,000 यूनिट हैं और 1.5 कितने हो गए? 15,000। और आज़ाद कितने हैं? ईजी आइडल 14,000। तो सबसे पहले तो हम 14,000 यूज़ करें। तो जब 14,000 हम यूज़ करेंगे तो हम 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1000 आवर्स एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आए? ये तो फुल ऑक्यूपाई हो गए। अब ओवर टाइम करवाएंगे। ओवर टाइम का हमने रेट निकाला था 350। आपने 1000 को 350 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3.5 लाख आ गया। वेरिएबल कॉस्ट पुट की, सारी चीज़ें करते करते आए। टारगेट कॉस्ट आपने निकाली थी 2000 का 70%, माइनस किया, पता लग गया कॉस्ट गैप 180 का है। डन? बातें समझ आ रही हैं? क्विकली आगे मूव ऑन करते हैं।
समटाइम डिसीजन इज अबाउट मेक और बाय। अभी हमने एक छोटी सी इसकी झलक अभी भी देखी। ऑप्शन क्या है कि आपको सवाल ये कह देता है कि एक तरीका ये है कि आप एक चीज़ खुद बनाएं और एक है कि आप कहते हैं कि मार्केट से बना बनाया खरीद लें। उनको कंपेयर कैसे करें? परचेज में कॉस्ट ऑफ परचेजिंग होगी और मेक में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, बाय करने पे 1000 रुपया लगता है और बनाने पे 780 लगता है, तो बड़ा ऑब्वियस है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन समटाइम क्या होता है, बाय करने की कुछ एक्स्ट्रा मुसीबतें भी बताते हैं और मैन्युफैक्चर करने की अलग मुसीबतें भी बताते हैं। यानी मैं इसको कहता हूँ कि नॉर्मली क्या हो सकता है, नॉर्मली वो आपको कहें कि जब आप बाहर से बाय करेंगे तो आप अपने कुछ ओवरहेड बचा लेंगे। अगर मैं इंटरनली नहीं बनाता, बाहर से बाय करता हूं, तो मैं अपनी कुछ कॉस्ट अवॉइड कर सकता हूं। तो बाहर से खरीदने का एक फ़ायदा ये है कि मुझे 250 रुपये बचेगा। इधर वाले केस में वो 250, इसका मतलब एक ऑप्शन है 1000 रुपया, एक ऑप्शन है 780 और एक 250 है। उस 250 को मैं कैसे देखूं? एक तरीका ये है कि मैं कहूं कि 1000 मेरी कॉस्ट है और 250 बचेगा। 1000 कॉस्ट है, 250 बचेगा, तो मैं कहूँगा एक ऑप्शन 750 की है, दूसरी ऑप्शन 780 की है, तो मेरे लिए 750 अच्छा है। दूसरी ऑप्शन मैं कहूँ जी 780 का मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा और 250 की एक्स्ट्रा कॉस्ट जो नहीं बचा पाया, तो मेरी कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 1030, और वो मुझे कितने में दे रहा था? 1000 में। तीसरा मैं कहूँ एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग कितना है? बाइंग पे हम 220 इजाफी लगा रहे हैं और एक्स्ट्रा सेविंग ऑफ बाइंग कितनी है? तो हमें सेविंग हो गई, तो फिर हमें बाइंग कर लेनी चाहिए। सवाल में तीनों काम नहीं करने, मैं आपको 3 अप्रोचेस बता रहा हूँ। बेसिकली आपने करना है कि आपने कंपैरिजन करना है दोनों को लाइकवाइज। वो 1000 रुपये का है, ये 780 का बनता है, ये बनाएं तो 250 एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है, तो 780 प्लस 250 को 1000 से कंपेयर कर लें। दूसरा ऑप्शन 250 जो इसकी वजह से लगता उसकी वजह से ना लगता, 1000 में से सेविंग करके माइनस कर लें, तो 750 को 780 से कंपेयर कर लें। तीसरा ये कि मैं कहूँ कि बाइंग मैन्युफैक्चरिंग से महंगी कितनी है? 220, और बाइंग में एक्स्ट्रा फ़ायदा है, हाँ जी 250, एक्स्ट्रा खर्चा 220, एक्स्ट्रा फ़ायदा 250, तो मुझे बाइंग की तरफ जाना चाहिए। तो बेसिकली वन ऑफ डिसीजन में आपसे कह सकते हैं कि बताओ मैन्युफैक्चर करें या बाय करें, तो आपने देखना है कि बाय करने या मैन्युफैक्चर करने से किससे कितना फ़ायदा है, किससे कितना नुकसान है, और आपने फिर उस तरह से डिसीजन लेना है। ये बात समझ आ रही है? सवाल सामने, एक कंपनी है वो कंपोनेंट बीटा बना रही है जो कि इनपुट यूज़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा जगह पे। बीटा की रिक्वायरमेंट 8000 यूनिट्स पर एनम, डायरेक्ट मटेरियल इतने का है, डायरेक्ट लेबर इतने का है, वेरिएबल ओवरहेड्स इतने के हैं और फलाना फलाना ओवरहेड्स इतने हैं। उन्होंने जनाब हमें सारी चीज़ें आके बता दी हैं। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी पर यूनिट उन्होंने बताए हुए हैं। सवाल जब तक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा मैं इसको इरेलेवेंट काउंट करूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं वेरिएबल कॉस्ट को काउंट कर लूँ। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 6350 में से 870 माइनस करके देख लेते हैं। देखिए ज़रा, पहले 350 निकलेगा, फिर 530 बच जाएगा, वो माइनस होगा 7 जी। कितना आया? 5480। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो सवाल देखते साथ ही पहले तो ये हमने इसका पोस्टमार्टम कर दिया। इसको फिलहाल इरेलेवेंट कह देते हैं जब तक सवाल चीख चीख के चला के कुछ ना कहे। सप्लायर ने रिसेंटली ऑफर किया है कि भाई मैं आपको सप्लाई कर देता हूँ बीटा 7000 रुपये पर यूनिट पे। क्या बात करते हो आप, क्यों परेशान क्यों हो? आपकी बीटा की रिक्वायरमेंट है, 8000 यूनिट आपको चाहिए, मैं आपको 7000 रुपये में दे देता हूँ। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हमें 18000 यूनिट के लिए 7000 रुपये का एक बंदा कह रहा है आ जाओ मेरे से ले जाओ। दूसरी ऑप्शन होगी इंटरनल, उसकी कॉस्ट निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कोई एक्स्ट्रा फैक्टर है, उस फैक्टर को उधर से माइनस कर देंगे, इधर ऐड कर दें, बात बराबर ही है। फिर क्या हुआ? शॉर्टेज है लेबर की और कुछ लेबर अवेलेबल होगा आउटसोर्सिंग ऑफ बीटा। अगर मैंने बीटा आउटसोर्स कर दिया तो मेरा कुछ लेबर अवेलेबल हो जाएगा और वो लेबर जाके प्रोडक्ट जी बनाना शुरू कर देगा। प्रोडक्ट जी 5800 पर यूनिट पे बिकेगी जबकि उसकी कॉस्ट इतनी इतनी है। इन्होंने हमें क्या बता दिया? लेबर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता दे। उन्होंने कहा लेबर से अगर हम बीटा ना बनवाएं तो हम जी बनवाएंगे, तो इस लेबर से जी पे हमें कितना फ़ायदा होगा? अब एक ऑप्शन क्या है, मैं इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग करूं, एक ऑप्शन है बाहर से खरीदूं।
तो एक इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होगी, एक बाहर की कॉस्ट होगी, इन दोनों के दरमियान कोई फैक्टर होगा जिस पे डिसीजन लेना होगा। फैक्टर ये है कि अगर वो बाहर से खरीद लेना तो हमारी लेबर जी बना देगी, तो जी से देखते हैं हमें कितना फायदा होगा। आउटसोर्सिंग ऑफ बीटा एंड प्रोडक्शन ऑफ जी वुड रिजल्ट इन नेट रिडक्शन इन फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बाय 1.9 मिलियन। उससे 1.9 मिलियन की वो भी बच जाएंगे, हमारे ओवरहेड्स भी बच जाएंगे। क्या क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? 1.9 मिलियन के ओवरहेड्स बच जाएंगे, प्रोडक्ट जी से कुछ फ़ायदा हो जाएगा अगर हम आउटसोर्सिंग की तरफ जाएं। तो आउटसोर्सिंग के खर्चे में से ये दो माइनस कर देने चाहिए, और इसको किससे कंपेयर करना चाहिए? प्रोडक्शन कॉस्ट से। प्रोडक्शन कॉस्ट सवाल ने शुरू में दी थी 5480 पर यूनिट है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 18000 यूनिट से, तो इसका मतलब ये हुआ, काश वक्त इतना कम ना होता, बड़ा मज़ा आता चीज़ों में। एक ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई कि हम 18000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें 5480 से, तो पता लग जाएगा कि इस वक्त हमारी कॉस्ट क्या है। और दूसरी ऑप्शन क्या है हमारी? 7000 रुपये के हिसाब से 18000 यूनिट्स खरीद लें और उसमें से लेस कर दें दो चीज़ें जो दो बचतें हमारी हो रही हैं। इस ग्रैंड टोटल को इसके साथ कंपेयर करें, एक तरीका प्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका क्या है? मैं 7000 इंटू 18000 एक तरफ सजा देता, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा सजाता, और ये दो एक्स्ट्रा खर्चे उसमें ऐड कर देता कि ये मुझे मैन्युफैक्चरिंग की वजह से पड़ रहे हैं। ये तीन प्रेजेंटेशन समझ आ रही है ना, कि आप उसमें से बेनिफिट माइनस करके कंपेयर कर लें प्रोडक्शन वाले से, या प्रोडक्शन वाले में बेनिफिट वो जो बच सकता था ऐड कर दें और उससे मैच कर लें, या कहीं एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी है बाइंग की और सेविंग कितनी है। तो तीसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं कहूँ कि ये बाइंग की कॉस्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, दोनों में इजाफी फ़र्क कितना है, और फिर देखूँ कि उस इजाफी फ़र्क के अंदर कोई बेनिफिट्स भी हैं, बेनिफिट डाल के वो प्लस होता है या माइनस होता है। पता नहीं आप पहुँच पा रहे हैं या नहीं, आप लोग पहुँच पा रहे हैं? तो डिसीजन हमारा क्लियर है। ऐसे सवाल में जब आपसे डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं ना, अक्सर समझ नहीं आता फॉर्मेट क्या होगा। हम वर्किंग करते 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 दरमियान में एंड पे कहीं आके कहते हैं लो जी मैं हकीकत समझ गया, याद ही नहीं रहता कि हकीकत थी क्या, मतलब करना क्या था। ऊपर से एग्जामिनर भी इतना गुम हो जाता है हमारे सोल्यूशन में। तो जब भी डिसीजन मेकिंग चॉइस का सवाल है कि ये या वो, सबसे ऊपर से ज़्यादा है ये ऑप्शन ये है, ये ऑप्शन ये, और मेरा डिसीजन ये है। अब शुरू में तो आपको पता ही नहीं उनके बारे में, तो शुरू में लिखें रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसाइड और खाली छोड़ दें, नहीं तो वर्किंग 1 2 लिख दें कि बाद में मैं उसमें कर दूंगा। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरनली वो लिख दें, वो सामने सामने हमें दी हुई थी, वो हमने फ़ौरन से निकाल ली। बेटर चॉइस वुड बी और खाली छोड़ दें। एंड पे जब मैं दोनों चीज़ें पुट करूंगा तो उस वक्त देख के अब क्या होगा, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ बाइंग हमने कहा करंट बाइंग की कॉस्ट ये है, और हमने फिक्स कॉस्ट की सेविंग माइनस कर दी और जी की कंट्रीब्यूशन माइनस कर दी, और ये हमने यहाँ सजा दिया। अब सवाल ये है कि जी की कंट्रीब्यूशन कैसे है? उन्होंने हमें सारे वेरिएबल्स दिए थे उसके कि इतने यूनिट्स हैं, उस पर इतना खर्चा लगता है, इस तरह से करके सेलिंग प्राइस इतनी है, मटेरियल इतना है, लेबर इतना है, हमने वो सारा कुछ करके उसकी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाली, मल्टीप्लाई करके हमने जवाब दे दिया। चाहे तो लंबे चौड़े तरीके से इसकी पूरी प्रोडक्शन की शीट बना दें, और चाहे तो जैसे चालाकी हमने की है कि हम कहेंगे सेलिंग प्राइस 5800 है, मटेरियल 2600 है, और 20% ज़्यादा लेबर लगेगी, हम लेबर के हिसाब से वो 1.2 कर दें ओवरहेड। तो हम ये सब अलग अलग हमने कॉस्ट निकाल के कह दिया कि ये 1472 आपकी कंट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लाई कर दिया उतने यूनिट से, और हम पहुंच गए वहाँ पर। सवाल ये कि ये यूनिट्स 18000 क्यों नहीं है, 15000 क्यों लिए हमने जी के? कैसा कुछ दिया हुआ था सवाल में? जी के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन? डायरेक्ट मटेरियल इतना कॉस्ट करेगा, हर यूनिट जी का 20% ज़्यादा लेबर लेगा एज कंपेयर टू ईच यूनिट ऑफ बीटा। जी का यूनिट 20% ज़्यादा लेबर लेगा, किससे? बीटा से। और एस्टिमेटेड वेरिएबल ओवरहेड आपके पास है। अब इसका मतलब है कि अगर वो 20% ज़्यादा लेगा, ज़्यादा खर्चा होगा हर यूनिट पे, और इसके यूनिट्स कितने हैं? बीटा के कितने यूनिट्स बना लेंगे हम? 18,000 थे बीटा के यूनिट्स, जी के कितने यूनिट्स बनाएंगे? लेबर की शॉर्टेज है,
सम ऑफ द लेबर वुड बिकम अवेलेबल ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ बीटा, बीटा नहीं करेंगे तो जी बनेगा। तो इसका मतलब है लेबर शॉर्ट का मतलब है हमारे पास उतनी ही लेबर के आर्स हैं जितने ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। उन आर से कितने यूनिट बन रहे हैं? 18,000। और उन्हीं आर से हमने वो यूनिट बनाने जो ज़्यादा आर्स खाते हैं। अट्ठारह 18,000 यूनिट बनाते फुल, लेकिन अब उनका यूनिट बनाने पे उनको टाइम 1 आवर लग रहा है, नहीं 1.2 आवर लग रहा है। तो अगर मैं उसको 1.2 से इस तरह से डिवाइड करके देखूं तो पता लगता है कि 15,000 यूनिट जी के उतने ही टाइम में बनेंगे जितने टाइम में 18,000 यूनिट बीटा के बनते हैं। ये बात समझ आई है सबको? जितनी देर में उसके उतने, तो हमने वो आर्स वहाँ उठा के लिख लिए। पर्पस वॉज प्रेजेंटेशन। जाहिर है हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम सारे सवालों की एक एक पॉइंट की एक एक गहराई पे बड़ी सारी बात करें। बस मकसद ये है कि आपको थीम समझ आए। यानी अभी तक हमने क्या समझा, डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट क्या चीज़ है, रेलेवेंट कॉस्ट कब रेलेवेंट है कब नहीं है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और कोई मशीन वगैरह में हम उसको कैसे देखेंगे। फिर अगर किसी सवाल में हमारे पास रेलेवेंट कॉस्टें दी हुई हो तो उसमें से रेलेवेंट कॉस्ट कैसे पिक करेंगे, क्या फॉर्मेट होगा। और फिर अगर सवाल आए कि बनाएं या बना बनाया ले लें तो हम लोगों ने बने बनाए में से वो सारे सेविंग्स वो माइनस कर देनी, वो सारी चीज़ें माइनस करके देखना है कि हमारी दोनों तरफ रेलेवेंट कॉस्ट क्या है और फिर डिसीजन लेना है। अब डिसीजन मेकिंग में इसके अलावा भी कुछ बातें होती हैं। इसके अलावा बातें यानी कि लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे वक्त ऐसा हो गया है कि जिसमें हम एक अच्छी सी ब्रेक लेके, अच्छी सी मुराद छोटी सी ब्रेक लेके वापस इकट्ठे होकर और इस गुफ्तगू को आगे अपने आखिरी जोन में दाखिल करते हुए इन्वेंट्री की मैनेजमेंट में पहुँच जाएँ। 4:38 हो रहा है, वहाँ 4:38 हो रहा है, ओए वहाँ भी 39 हो गया। 50 पे 4:50 पे इकट्ठे होते हैं ताकि हम अपने लास्ट सेशन के लिए जो लिमिटिंग फैक्टर है इसको देखें। लिमिटिंग फैक्टर के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे, लेकिन इसका हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसकी वजह से आपको हमेशा बड़ा इजीली ये वाला पोर्शन कवर हो जाता है। तो ठीक है, हम पे 4:50 पे इकट्ठे होकर इसके मैंने कुछ सवाल रखे हुए हैं, जितना टाइम होगा उतने सवाल देख लेंगे। तो डिसीजन मेकिंग का जो पहला जोन था वो हमने कवर किया। अब लिमिटिंग फैक्टर का जिक्र करते हुए जो एक्स्ट्रा डिसीजन है उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। 4:50